मेरा नाम अंकुर है। मैं अक्सर सुनता था कि लाड और प्यार से पहले बच्चे पर कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि वो खून के आंसू रोते हैं। शायद ये बात किसी ने बिल्कुल ठीक कही थी। मैं भी अपने परिवार का लाडला और इकलौता बेटा था और हमेशा मेरे माता पिता ने मुझे लाड और प्यार से पाला था। मगर जब मैं जवानी की दहलीज तक पहुंचा तो मैं मुश्किल हालात में ऐसा फंसा कि मेरा निकलना ही मुश्किल हो गया था। और वजह सिर्फ एक हादसा था। ट्रेन में होने वाली लड़कियों के साथ एक घिनौने काम ने मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। लगभग रात के 3 बज रहे थे और मैं ट्रेन में एक तरफ बैठा हुआ नींद में खोया हुआ था। अचानक एक डिब्बे में हलचल सी मच गई और लोगों की तरफ से शोर की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक कर खड़ा हो गया था और मेरी नींद भी गायब हो गई थी। मैं समझ गया था आज फिर किसी मासूम लड़की की इज्जत रौंद दी गई होगी। मैं उस डिब्बे में चला गया और लोगों की भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सामने एक जवान लड़की फटे हुए कपड़ों में बेहोश पड़ी हुई थी और उसके इधर उधर सारे यात्री जमा थे। लड़की की माँ उसके पास बैठकर बुरी तरह से रो रही थी और अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने वालों को रो रो कर कोस रही थी। मुझे उस औरत की कमअक्ली पर अफसोस होने लगा। वो अपनी बेटी की हालत को संभालने के बजाय उस मुजरिम को कोस रही थी। मैंने अपनी शर्ट उतारकर उस लड़की पर डाल दी ताकि उसका शरीर ढक सके और जो लोग लड़की को घूर घूर कर देख रहे हैं इन सब की नज़रों से उस लड़की को बचा सकूं। शर्ट डालने पर उस लड़की की माँ चौंक गई और अचानक ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस लड़की की माँ ने जब मुझे देखकर जो शब्द कहे थे उनको सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से घायल हो गया था। वो कह रही थी कि ये लोग मुजरिम हैं और ये लोग खाने पीने की चीज़ों में नशे की दवाई मिलाकर हमारी बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। वो मेरी हमदर्दी को कुछ और ही समझ रही थी और कहने लगी कि मैं पकड़े जाने के डर से अब उसका शरीर ढक रहा हूँ ताकि इल्ज़ाम मुझ पर न आ सके। मैं उस औरत के कहे हुए शब्दों पर हक्का बक्का खड़ा रह गया था। यहाँ तक कि ट्रेन में मौजूद लोग भी हमें बुरा भला कह रहे थे। हम सब चीज़ बेचने वाले एक जगह पर खड़े हुए थे और सभी परेशान हो रहे थे कि अचानक ये इल्ज़ाम हम लोगों पर क्यों लग रहे थे। उसी टाइम ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और इस शोर शराबे में पुलिस ट्रेन में दाखिल हुई और लोगों के बयान के मुताबिक बात हम लोगों पर आ रही थी। पुलिस ऑफिसर ने हमारी बात सुने बिना ही हमें डांटते हुए कहा कि तुम लोग अपनी औकात से बढ़ने लगे हो। अपनी कमाई करने के चक्कर में ऐसे घटिया काम करके अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम सबको पागल बना लोगे और लड़कियों के साथ गलत काम करोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है और आइंदा तुम लोगों में से कोई भी ट्रेन पर सवार नहीं होगा। अगर तुम लोगों को कोई सामान या चीज़ बेचनी है तो स्टेशन पर खड़े होकर ही बेचनी होगी। पुलिस ऑफिसर के इस फैसले ने हमारे होश उड़ा दिए थे और हमारी परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं तो अपनी हमदर्दी पर खुद को ही बुरा भला कहने लगा था क्योंकि ये दुनिया किसी भलाई करने वाले का एहसान नहीं मानती बल्कि उल्टा मदद करने वाले पर ही इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। हम लोगों ने अपनी सफाई में काफ़ी कुछ कहा लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। यहाँ तक कि कोई हमारी परेशानी तक नहीं समझ पा रहा था। हम गरीब लोग थे, आखिर अपनी ही कमाई को खुद ठोकर कैसे मार सकते थे। और उसी स्टेशन पर ही हमें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। ट्रेन से उतरते टाइम ही मैंने उस लड़की को देखा जिसके साथ ये हादसा हुआ था। वो लड़की होश में आ चुकी थी और रोते हुए अपनी माँ से बात कर रही थी। मैं अपनी शर्ट लेने के लिए उस लड़की के करीब गया तो उसने कुछ ऐसे शब्द कहे थे कि मैं सावधान हो गया था। हम सब ट्रेन से उतर आए थे मगर उस लड़की के शब्द मेरे दिमाग में बैठ गए थे। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था। मेरा काम ख़त्म हो गया था और मैं कोई कमाई करने के काबिल नहीं रहा था। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। मेरे पिता दादाजी हमारे घर में यही काम होता था। सब लोग एक जैसा ही काम करते थे और कारोबार का भी एक ही रास्ता था कि हम ट्रेन में सवार यात्रियों को खाने पीने की चीज़ बेचकर अपनी कमाई करते थे। मैं 5 बहनों का इकलौता भाई था। मेरे माता पिता ने मेरी हर डिमांड पूरी की थी। मैं अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा लाडला था क्योंकि मैं 5 बहनों का इकलौता भाई था, इसलिए मुझे अपनी बहनों से भी बहुत प्यार मिला था। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था। मेरी 5 बहनें मुझसे बड़ी थीं जबकि मेरी 5 बहनों की शादी हो चुकी थी। मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनना चाहता था। मुझे अपने पिता और उनके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
मुझे ये कोई इज्जत वाला काम नहीं लगता था और ना ही इस काम में ज़्यादा कमाई हो पाती थी। बस इतना था कि नॉर्मल घर का खर्चा निकल जाता था, लेकिन कुछ भी बचत नहीं होती थी। मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाने की कोशिश करते थे कि ये हमारा पारिवारिक कारोबार है। मेरे दादाजी और मेरे परदादाजी हमेशा से ट्रेन में यात्रियों को खाना पीना बेचकर ही कमाई करते थे और कभी हमारे घर में खाने पीने की भी कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन मुझे अपने पिता की ये बात बिल्कुल गलत लगती थी। आजकल मैंने लोगों को देखा था कि लोगों के घरों में हर चीज़ मौजूद होती थी। मॉडर्न ज़माना हो गया है, लोग ब्रांडेड चीज़ें खाना और ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि हम तो बहुत मामूली से लोग थे। इसलिए मैं अपने आप को गरीब समझता था, इसलिए ये काम मुझे कोई ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं था। मेरे पिता बहुत ही सिंपल और सादी सोच रखने वाले इंसान थे। वो दुनिया की चमक धमक और शोर शराबे से बहुत अलग थे, क्योंकि जब वो जवान थे तो तब दुनिया इतनी मॉडर्न नहीं थी। अब जब मेरे ऊपर जवानी आई है तो पहले जैसा ज़माना अब नहीं रहा। पहले सब कुछ सिंपल होता था और अब तो दुनिया अलग ही रंग में ढल गई है। मेरे पिता चाहते थे कि मैं भी वही ज़िंदगी गुजारूं जो वो पहले गुजार चुके हैं। मैंने अपने माता पिता की हमेशा ही बहुत इज्जत की है और हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन मैं चाहता था कि अब हमारे आगे आने वाली ज़िंदगी में हमारा बिजनेस बदल जाना चाहिए। मैं चाहता था कि पढ़ाई लिखाई करके अपनी ज़िंदगी बदलूं, मगर ईश्वर ने मेरी किस्मत में यही काम लिख दिया था। मैं अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता था कि वो मुझे स्कूल भेज दें, लेकिन मेरे पिता ने सिर्फ मेरी खुशी की खातिर मुझे 5th क्लास तक ही स्कूल भेजा था। फिर भी मैं बहुत ज़िद करके अपने पिता से हाई स्कूल तक पढ़ने की ज़िद कर रहा था। हाई स्कूल तक मेरे पिता मुझे नहीं पढ़ाना चाहते थे। मैं सिर्फ अपनी ज़िद की वजह से ही हाई स्कूल तक पढ़ा था। जब तक मैंने हाई स्कूल पास किया, मेरे पिता ने मुझसे किसी काम की ज़िद नहीं की थी। मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम तो दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं फ़ेल हो गया था। मैं खुद भी परेशान हो गया था, क्योंकि मैं सिर्फ स्कूल जाता था और ट्यूशन के लिए कभी मेरे पिताजी राज़ी नहीं हुए थे, और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ट्यूशन चला जाता। मैं पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता था, लेकिन मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक़ था। मेरी उदासी और परेशानी को देखकर मेरे पिताजी ने मुझे तसल्ली दी और फिर से एग्ज़ाम देने के लिए कहा। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि कभी मेरी ज़िंदगी में इस बात को लेकर पछतावा रहे। कि मेरे माता पिता ने मुझे परमिशन दी तो मैंने फिर से मेहनत करना शुरू कर दी, मगर मेरे भाग्य में ही शिक्षा नहीं लिखी हुई थी। अगली बार भी बोर्ड के एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही मैं अपनी छत से अचानक ही पैर फिसलकर नीचे गिर गया था। भगवान का शुक्र था कि उसने मेरी ज़िंदगी लिख दी थी। वो हादसा मेरे लिए इतना ख़तरनाक था कि मेरी जान तो बच गई थी और मुझे ठीक होने में लगभग 1-1.5 महीना लग गया था। डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह से आराम बताया था और मैं चाहकर भी अपने एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। मेरा दिल इस हादसे के बाद से ही बहुत बुरा हो चुका था। उसके बाद मुझे माता पिता ने पढ़ने का कहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरे पिता मुझे पढ़ाई करने के लिए मना तो करते थे, लेकिन जब मैं ज़िद किया करता था तो वो मेरी हाँ में हाँ मिला दिया करते थे, क्योंकि मैं उनका इकलौता लाडला बेटा था और वो मेरी हर बुरी बात को भी अच्छा समझ लिया करते थे। मैंने इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी किस्मत में वही काम था जो मेरे परिवार में होता आया था। इसलिए मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लेता, मैं शिक्षा हासिल नहीं कर सकता था। अगर मैं अपने फैसले पर अटल रहता तो शायद पढ़ जाता और एक दिन कामयाब भी हो जाता, मगर मैं हार मान गया था और मैं अपने पिता की मेहनत की कमाई इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं कुछ रिकवर हुआ तो मैंने पिताजी के साथ ट्रेन पर सामान बेचना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि ज़्यादातर तो यात्री रात में यात्रा करते थे, उनको भूख लगती थी। मैंने अपने पिताजी के खरीदे हुए सामान को बेचने के बजाय समोसे बनाकर बेचना शुरू कर दिया और मेरी सोच के मुताबिक मेरा वो काम बहुत अच्छा चल निकला था। मैंने अब अपनी किस्मत को अच्छा समझना शुरू कर दिया था और अपने काम में इंटरेस्ट लेने लगा था और खूब दिल लगाकर अपना काम शुरू कर दिया था। मैं रोज़ रात को समोसे बनाकर ट्रेन में सवार हो जाता और तेज़ आवाज़ में गरम समोसे करके थके हारे यात्रियों को गरम समोसे बेच देता था और पैसे कमाता था। मेरा घर इसी खर्चे पर चलता था। मेरे पिताजी भी मुझे इस काम में इंटरेस्ट लेता हुआ देखकर बेफिक्र हो गए थे। मुझे पहले लगता था कि ये काम बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होता,
मगर मैं जब खुद कमाने लगा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेहनत से जो काम भी किया जाए उसमें कभी निराशा नहीं मिलती। मेरे पिता की कमाई इतनी कम भी नहीं थी। हमने इसी कमाई से अपने किराए के मकान को अपना कर लिया था। हमारा घर बहुत छोटा था, मगर फिर भी हालात किसी न किसी तरह से गुजर ही रहे थे। मेरे पिताजी ने मेरी बहनों की शादियां भी मामूली तौर से कर दी थी और हम बहुत सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी 5 बहनें भी अपनी ससुराल में बहुत खुश थीं। ट्रेन का लंबा सफ़र करते हुए हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। मैं सफाई का बहुत ध्यान रखता था और समोसे भी बहुत टेस्टी बनाता था। अब मेरा घर इन्हीं समोसों की कमाई से चल रहा था। लेकिन कभी कभी भगवान अपने भक्तों को आजमाइश से गुजारता है और उनका सब्र देखता है। मेरे साथ भी कुछ यही हुआ था। जब मैं अपनी कमाई से खुश होने लगा था तब मेरा काम बंद हो गया, क्योंकि अचानक ट्रेन में ऐसा हादसा होने लगा कि सब यात्री डरने लगे और ट्रेन पर यात्रियों की तादाद भी कम होने लगी थी। मैं पहले तो समझ नहीं पाया, मगर जब मुझे हालात बुरे होते नजर आए तो अंदाज़ा हो गया था और मेरा दिल बुरी तरह से उदास हो गया था, क्योंकि ट्रेन में लगभग रोज़ किसी न किसी लड़की के साथ गलत काम होने लगा था। पहली बार जब ऐसा हुआ तो लोगों ने लड़की को भी बुरा भला कहा था और कुछ लोगों ने कह दिया कि वो लड़की बार बार वॉशरूम की तरफ जा रही थी, जिससे उसके साथ वो हादसा हो गया। लोगों ने लड़की को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया था। न जाने वो लड़की कैसी थी कैसी नहीं, इस बारे में तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये पहला हादसा था। मगर मैं उस लड़की को देखकर चौंक गया था, क्योंकि वो बुरी तरह से रो रही थी और बहुत डरी हुई थी। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि वो लड़की कसूरवार है, क्योंकि मैंने भी दुनिया देखी थी और मैं ट्रेन में सवार हर अच्छे बुरे इंसान को देखता था, क्योंकि ट्रेन में हर तरह के लोग बैठा करते थे। इज्जतदार और कैरेक्टरलेस लड़कियों के एक्सप्रेशन ऐसे नहीं होते। और सबसे बढ़कर, अगर ये उस लड़की की मर्जी से हुआ होता तो उसे इतना हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो बुरी तरह से सहमी हुई थी और उसने डर से शोर मचा दिया था, जिसकी वजह से सबको पता चल गया था कि उसके साथ क्या हादसा हुआ था। मगर उस लड़की पर इल्ज़ाम लगा, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने ट्रेन में मौजूद गलत मर्दों को भी बुरा भला कहा था। इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और फिर वो फैमिली अपना स्टेशन आने पर ट्रेन से उतर गई थी। उस दिन वो बात काफ़ी फेमस हो गई थी। मेरा दिल इस लड़की के लिए बहुत अफसोस करने लगा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे लगा ये बात कुछ टाइम के बाद दब जाएगी, मगर अगली रात फिर से ट्रेन पर वही हादसा हुआ था और इस बार लड़की ने शोर नहीं मचाया था, बल्कि लड़की की हालत को देखकर ट्रेन में मौजूद किसी दूसरे यात्री औरत ने शोर मचा दिया था। लड़की की कंडीशन काफ़ी सीरियस हो गई थी। न जाने उसकी ये हालत किसने की थी और आरोपी का इस बार भी पता नहीं चल सका था। और उस लड़की के फैमिली वाले भी अपना स्टेशन आते ही ट्रेन से उतर गए थे। फिर इसी तरह से होता चला गया था। एक के बाद एक लड़कियों के साथ ऐसे हादसे ट्रेन में हो रहे थे और रोज़ ट्रेन में हंगामा होता जा रहा था और किसी न किसी लड़की की इज्जत के साथ रोज़ खिलवाड़ होने लगा था। हर शहर के ढेरों यात्रियों में से आरोपी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, मगर ये तय हो गया था कि ये जो कोई भी था वो रोज़ाना ट्रेन में यात्रा कर रहा था या फिर वो ट्रेन पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल में से ही कोई एक था। हर बार लड़की ट्रेन के वॉशरूम में ही पाई जाती थी और उसकी हालत बहुत सीरियस होती थी। अब लगातार इस हादसे पर यात्रियों ने पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा था और पुलिस भी परेशान हो गई थी कि ट्रेन में लगातार होशियार रहकर भी पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम रह जाती थी। रात को यात्रा करने वाले लोगों को वॉशरूम जाना पड़ता था तो उन लोगों को रोका भी नहीं जा सकता था। हैरत की बात तो ये थी कि ट्रेनों में तो वॉशरूम और ट्रेन के दरवाजों के आसपास काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं, फिर भी यह हादसा हो जाता था। वो जो कोई भी था बहुत ही होशियारी से इस काम को कर रहा था। यात्रियों में डर पैदा होने लगा था और ट्रेन में चारों तरफ लोग इसी हादसे के बारे में बातें करते हुए पाए जाते थे। जो लोग गरीब थे और बस या किसी और सवारी से यात्रा करने की उनकी हैसियत नहीं थी, उनकी मजबूरी थी कि वो ट्रेन में यात्रा करते थे। मगर रोज़ ये लगातार लड़कियों के साथ जो हादसे हो रहे थे, ये सब मुझे भी बुरा लग रहा था और मैं चाहता था कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए। मगर आरोपी को तो क्या पकड़ते, बल्कि उल्टा हम पर ही इल्ज़ाम लगा दिया गया था और हम जैसे सामान बेचने वाले गरीब लोगों को इस हादसे की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था।
मेरे होश तो जब उड़े थे जब अचानक एक लड़की से हमदर्दी के चक्कर में सबके सामने मैंने अपनी शर्ट उतारकर उसके शरीर को ढक दिया था। बस तब से ही इस हादसे का इल्ज़ाम हम लोगों पर लगा दिया गया था, जो रोज़ाना चीज़ें बेचने के लिए ट्रेन पर सवार होते थे। सबको यही शक था कि हम चीज़ बेचने वालों में से ही किसी एक की ही ये हरकत थी, क्योंकि हर बार जब लड़कियों के साथ ये हादसा होता था तो वो बेहोश होती थी। इसलिए सबको लगता था कि यह हरकत हम में से किसी की है। मुझे भी यही लग रहा था। शायद बेहोशी की दवा मिलाकर किसी लड़की को खाने पीने की चीज़ें हम में से ही कोई दे सकता था। मगर ये हम सबके लिए परेशानी की बात थी कि कसूरवार कोई भी हो सकता था। मगर इस बात का अगर हम पर इल्ज़ाम लग जाता तो हमारी 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाती। पहले तो शायद हमें ट्रेन में ही ना चढ़ने दिया जाता, और अगर फिर भी किसी तरह से हम चले भी जाते तो शायद अब हमसे कोई भी ट्रेन यात्री कुछ लेकर नहीं खाता, और हमारा काम तो समोसे और सामान बेचकर ही चलता था। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब ये बात हम सब लोगों पर आई तो पुलिस ने हमें सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि इस हादसे के बाद से ट्रेन में यात्रियों की तादाद बहुत कम होने लगी थी, और इस बात का असर ट्रेन से होने वाले रेलवे के फायदे पर भी हो रहा था। वो भी शायद ठीक फैसला कर चुके थे, मगर हमसे कई लोग घबरा गए थे और हमारी चीज़ें भी खरीदने से इनकार करने लगे थे। लोगों का हम पर से विश्वास उठता चला जा रहा था। हम लोगों से रिक्वेस्ट करके उन्हें अपनी चीज़ देते थे, लेकिन फिर भी वो लेने से इनकार कर देते थे, और उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। मगर तब ट्रेन से उतरते हुए मैंने सुना वो लड़की अपनी माँ से कह रही थी कि रात को उसे अपना सर अचानक ही चकराता हुआ महसूस हुआ और उसका जी भी मचलाने लगा। जब उसके पेट में कुछ गड़बड़ी होने लगी तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ भागी, तो वहाँ 2 मर्द जो काले कपड़े पहने हुए थे और काफ़ी लंबे चौड़े थे, उन्होंने उसे दबोच लिया था। और उसके बाद उस लड़की ने न जाने कुछ क्या बताया होगा, मगर मेरे दिमाग पर काले कपड़े पहने 2 मर्द ही घूमने लगे थे। मुझे यकीन होने लगा वो जो कोई भी था मगर हम में से नहीं थे। आखिरकार हम जैसे गरीब लोग अपनी कमाई पर इस तरह से ठोकर नहीं मारते, क्योंकि हमारे घर का सारा खर्च ही हमारे इस काम से चल रहा था। तो फिर हम लोग ऐसा कैसे कर सकते थे? न जाने वो ऐसा क्या करते थे कि लड़कियां खुद उठकर वॉशरूम की तरफ भागती थीं और उनका शिकार बन जाती थीं। मगर मैं ये बात किसी को भी कहता तो सुनने वाला यही कहता कि मैं खुद को बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। डीआईजी साहब और पुलिस ने खुद को इंक्वायरी से बचाने के लिए लड़की का बयान सुनकर भी यही कह दिया कि सामान बेचने वाला ही कोई है जो काले कपड़े पहनकर इन लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। इसी तरह बहुत आराम से हमें रास्ते से हटा दिया गया और इंक्वायरी करके वो लोग आज़ाद हो गए थे। मगर कोई नहीं जानता था कि उनका ये लापरवाह फैसला आने वाले टाइम में कितनी बड़ी मुश्किल और परेशानी खड़ी करने वाला था। फिलहाल ट्रेन पर हुए हादसों की अफवाहें लोगों में हर तरफ फैल गई थी। लोगों के दिलों में अपनी जवान बेटियों को यात्रा कराने से डर लगने लगा था, और नाम हमारा ही लगा था कि हम लोग खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले ही ये हरकत कर रहे थे। हमसे जो भी जाने वाले लोग मिलते थे उल्टे सीधे सवाल करते थे। मैं जब काम पर जाना शुरू हुआ था तभी मेरी माँ ने मेरा हमारे मोहल्ले में रहने वाली लड़की के साथ रिश्ता तय कर दिया था, और जब से यह हादसा होना शुरू हुआ था मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू होने लगी थी। मेरा घर तो पूरा इसी समोसे की कमाई से ही चलता था, क्योंकि मेरे पिताजी ने अब कमाना छोड़ दिया था। वो फ्री होकर घर में बैठ गए थे। मेरा पूरा परिवार परेशान हो गया था। मेरी बहनों की तो शादी हो गई थी और मेरी 4 बहनों की शादी दूसरे शहर में हुई थी, जबकि एक बहन हमारे अपने शहर में ही रहती थी। और मेरे माता पिता की भी अब तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरी माँ भी हमेशा बीमार रहती थी, उनकी भी दवाई चलती रहती थी, और मेरी शादी भी सर पर थी। मेरे पास अब फूटी कौड़ी नहीं बची थी, क्योंकि हमारा ये ट्रेन में सामान बेचने वाला काम ऐसा ही था, सिर्फ खर्च ही होता था, बचत कोई नहीं होती थी। अगर कुछ बचा हुआ होता तो वो इस मुश्किल वक्त में काम आ सकता था। हम अब ऐसी हालत में किसी से बार बार मदद भी नहीं ले सकते थे। मेरे पिताजी का परेशानी से बुरा हाल रहने लगा था। मजबूरन मेरी माँ को समझाकर मैंने शादी कुछ महीनों के लिए रुकवा दी थी। मेरी माँ इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। वो घबराई हुई थी, क्योंकि जब मेरे हालात देखकर माँ ने मेरी शादी रोकी तो मेरे ससुराल वाले भी सोच में पड़ गए थे। मेरे ससुर ने दबे दबे शब्दों में ये भी कह दिया था कि शायद अब मुझे दोबारा काम नहीं मिलेगा।
सच तो ये था कि इन लोगों ने जब से अफवाहें सुनी थी तब से ही वो लोग परेशान रहने लगे थे और उनको वहम सताने लगा था। लड़की वालों को ऐसा लगता था कि उनकी बेटी के लिए मुझ जैसा लड़का ठीक नहीं रहेगा। वो लोग मुझे ऐसा लड़का समझ रहे थे कि ना जाने मेरा कैरेक्टर भी ठीक था या नहीं। मेरी माँ को डर लग रहा था कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म न हो जाए और मैं इस परेशानी में चला गया था कि अब मेरा घर कैसे चलेगा। ट्रेन में होने वाले इस हादसे का मामला कहाँ तक पहुँच चुका था, इसकी भी कोई खबर नहीं थी। मैंने अपने पास के जुड़े हुए सारे पैसों से समोसे बनाकर अस्पताल के बाहर और स्कूल के बाहर बेचने शुरू कर दिए थे। मुझे लगा ये सब करने में मुझे आसानी होगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मगर ये बहुत मुश्किल काम था क्योंकि पहले तो मुझे कहीं पर भी खड़े होने के लिए जगह नहीं दी जाती थी। मैं जहाँ पर भी खड़ा होता था वहाँ से लोग मुझे हटा दिया करते थे और जब मुझे एक स्कूल के बाहर जगह मिल भी गई तो स्कूल के लोगों ने मेरे बनाए हुए समोसों को कोई अहमियत ही नहीं दी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं वहाँ खड़े होकर समोसे बेच सकूं, मगर रोज़ाना ही मेरे समोसे वेस्ट हो जाते थे और मैं उनको बचाकर घर ले आता था और उनको ऐसे ही गरीबों में बांटना पड़ता था। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आने लगा था। मुझे फिर से वही गम सताने लगा कि काश मैं पढ़ लिख जाता तो आज मुझे ये वक्त नहीं देखना पड़ता। ट्रेनों में सालों से चलने वाला हमारा बिजनेस भी अचानक से बंद हो गया था। शायद मेरी किस्मत ही बुरी थी, मेरा कहीं भी काम नहीं लग रहा था। मैंने कई जगह नौकरी करने की तलाश की, लेकिन कहीं नौकरी का बंदोबस्त ही नहीं हो रहा था, क्योंकि नौकरी के लिए भी जान पहचान की ज़रूरत होती थी। मेरे पिता का और मेरा सारा काम ट्रेन में ही होता था, जिसकी वजह से हम किसी को जानते भी नहीं थे। घर में अब भूखा रहने की नौबत आ चुकी थी। मेरे ससुराल वालों ने भी हमसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था और उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दी थी। मेरी माँ इस टेंशन की वजह से बीमार रहने लगी थी। मेरे पिता भी सर झुकाकर एक कोने में बैठे रहते थे। मेरे माता पिता को अब पछतावा होने लगा था कि मुझे पढ़ाने के बजाय उन्होंने ट्रेन के काम पर लगा दिया था, जिसकी वजह से आज ये वक्त आ गया था। मैं अपने हालात से थक गया था तो एक रात भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि भगवान मेरी ज़िंदगी आसान कर दे। मैं भगवान से अपने लिए आसानियां मांगने लगा। मैं चाहता था ट्रेन में जो जुर्म किया जा रहा है उसका आरोपी पकड़ा जाए, क्योंकि सब की वजह से मेरा कैरेक्टर भी मेरे जानने वालों में फेमस हो गया था और मेरी इज्जत पर भी लोग उंगलियां उठाने लगे थे। मुझे अपना रिश्ता टूटने से ज़्यादा दुख इस बात का था कि मेरे रिश्ता ख़त्म होने की वजह ट्रेन में हुए वो हादसे थे, जिसमें मेरा दूर दूर तक भी कोई कसूर नहीं था। मेरे ससुराल वालों ने सारे मोहल्ले के पूछने पर भी यही कहा था कि वो आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकते। मैं अपने पूरे परिवार का लाडला ही सही, लेकिन मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे अच्छे संस्कार दिए थे और हमेशा मुझे लड़कियों की इज्जत करना सिखाया था। वैसे भी इज्जत सिर्फ लड़कियों की ही नहीं होती। जो लड़का शरीफ होता है उसे भी ऐसे ही अपने कैरेक्टर और इज्जत की परवाह होती है। मैं भी अब चाहता था कि हम चीज़ बेचने वालों का नाम इस शक की लिस्ट से हट जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि हम जैसे गरीब लोगों का इस हादसे में कोई कसूर नहीं था। मैंने सारी रात रो रो कर भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना की थी कि वो कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाए। और जब मैं सुबह उठा तो मैंने मोबाइल पर जो न्यूज़ देखी, उस न्यूज़ ने मुझे हिलाकर रख दिया था। न्यूज़ में दिखाया गया था कि ट्रेन में काफ़ी कुछ टाइम से लड़कियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा था और उसका इल्ज़ाम ट्रेन में चीज़ें बेचने वालों पर लगाया गया था। पुलिस और रेलवे स्टाफ ने सब चीज़ें बेचने वालों को ट्रेन से निकालकर अपनी तरफ से मामला ख़त्म कर दिया था। मगर कुछ दिन गुजरने के बाद यात्रियों में अजीबोगरीब बातें सामने आने लगीं। पहले वो लड़कियों की इज्जत खराब करके छोड़ दिया जाता था, मगर अब लड़कियां गायब होने लगी थीं। शुरू में यात्रियों को इस बात की समझ नहीं आई और लड़कियों के गायब होने पर उनको भाग जाने या रास्ता भूल जाने का नाम दे दिया। मगर जब ये काम रोज़ इसी तरह से होने लगा तो लोग समझ गए कि पहले जो लोग लड़कियों की इज्जत लूट रहे थे, अब वो रातों रात लड़कियों को किडनैप भी करने लगे थे। हम चीज़ बेचने वालों का नाम भी अब साफ हो गया था और लोग भी अब समझ गए थे कि ये गलत काम करने वाले आरोपी कोई और ही थे, जो अब भी ट्रेन पर सवार हो रहे थे। वही लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं काफ़ी देर तक हाथ में मोबाइल लेकर न्यूज़ देखता रहा था। मामला इतना बढ़ चुका था
कि अब पुलिस को भी खबरदार होना पड़ा और इस मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए पुलिस ने इंक्वायरी करनी शुरू कर दी थी। ट्रेन में अब लोग यात्रा करने से डरने लगे थे और अगर कोई यात्रा भी करता तो सिर्फ मर्द या फिर बड़ी उम्र की औरतें ही यात्रा करती थीं। लोगों ने लड़कियों को ट्रेन में लाना छोड़ दिया था। इस हादसे को 3 महीने गुजर गए थे मगर आरोपियों का अभी तक कोई पता नहीं चला था और जो लड़कियां गायब हुईं उनके बारे में भी कोई खबर नहीं मिली थी। पुलिस ने फिर से उन लड़कियों से सवाल किया जो पहले ट्रेन में हादसे का शिकार हो चुकी थीं। तब उनमें से काफी सारी लड़कियों ने एक जैसी ही बात कही जिसको सुनकर पुलिस भी चौंक गई थी। उन लड़कियों ने बताया कि ट्रेन में उनके साथ गलत काम करने वाले मर्दों ने उनकी गंदी वीडियो बना ली थी और उन वीडियो को लड़कियों को दिखाया जाता और उनको डरा धमकाकर उनके मोबाइल नंबर ले लिए जाते थे। बाद में उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके वो उनसे अपना बिजनेस चलाने लगे थे और लड़कियों को 10-15 दिन के बाद किसी न किसी जगह पर एड्रेस देकर उन्हें बुलाया जाता था और उन्हें रात भर के लिए किसी न किसी के हवाले करके उनसे पैसे कमा रहे थे। लड़कियों से उन जगह के बारे में पूछा गया जहां पर वो लड़के उनको बुलाते थे तो उन्हें नॉर्मल से ही रेस्टोरेंट या फिर होटल के रूम में बताया था जिससे कुछ भी पता नहीं चल सका था। इस केस को चलते हुए जब कुछ महीने गुजर गए थे और सबूत नहीं मिले तो लोग मायूस होने लगे थे। इन हादसों पर अब पर्दे पड़ने लगे थे। लोग धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगे थे जब अचानक एक दिन पुलिस वालों को एक अनजान कॉल आई थी जो कि एक गुम होने वाली लड़की ने की थी। वो लड़की कुछ महीने पहले ट्रेन से ही गायब हो गई थी। उस लड़की ने पुलिस वालों को कुछ ऐसा बताया जिससे ये पूरा केस सुलझ सकता था और आरोपी तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता था। पुलिस वाले इस कॉल पर फौरन ही खबरदार हो गए थे और बहुत खामोशी से लड़की के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए थे। कुछ दिनों बाद पूरी बात खुलकर लोगों के सामने आ गई थी और लोगों पर लड़कियों के गायब होने और उनके साथ जो गलत किया जा रहा था उस पूरे केस की जो सच्चाई खुली वो सबके होश उड़ा गई थी। लोग खबरों में सब देखकर घबरा गए थे। मैं भी अफसोस से सारी डिटेल देख रहा था। पुलिस वालों को इस लड़की ने एक कोठे से कॉल की थी। वो 2 मर्द हर बार काले कपड़े पहनकर ट्रेन में सवार हो जाते थे और रात के टाइम पर बड़ी खामोशी हो जाने पर और सब लोगों के सो जाने पर यात्रियों के करीब से गुजरते हुए जहां जवान लड़कियां उन्हें दिखाई देती नशे की दवाई उन लड़कियों की तरफ स्प्रे कर देते थे। इस दवाई के असर पर लड़कियों का जी मचलाने लगता था और उनके पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती थी और उनकी तबीयत खराब होने पर उठकर वो सीधी वॉशरूम की तरफ भागती थी। वो मर्द पहले ही वॉशरूम के अंदर बड़ी खामोशी से छुपकर खड़े हो जाते थे और जैसे ही लड़की वॉशरूम के अंदर जाती वो उसे अपना शिकार बना लेते थे। चलती हुई ट्रेन के शोर और सोए हुए यात्रियों को इस बात की खबर ही नहीं हो पाती थी। वो काले कपड़ों वाले मर्द रात को अपना काम करते ही ट्रेन से उतर जाते थे, इसलिए सुबह तक जब लड़कियों की हालत लोगों के सामने आती तब तक वो फरार होकर भाग चुके होते थे और कोई उनको पकड़ ही नहीं सकता था। वो खुलेआम अपना काम कर रहे थे और किसी को इस बात की खबर तक नहीं हुई थी। लड़कियां भी उनके बारे में कुछ नहीं जान सकती थीं कि किसी को बता पाएं और वो मर्द बाद में उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते रहते थे। तभी लोगों के सामने बदनाम होने के डर से उन्होंने अपने मुंह बंद किए हुए थे। वो लड़कियां ब्लैकमेलर के कहने पर अपने परिवार वालों को बेहोशी की दवा देकर सुला देती थीं और उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर अपने आप को नीलाम कर देती थीं। ये सब जैसे छुपकर और खामोशी से चल रहा था। शायद कभी किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, मगर जब लड़कियों के गायब होने की खबर लोगों में फैलती गई तो पुलिस की मदद करने के ख्याल से उन लड़कियों ने पुलिस को ये सारा सच भी बता दिया था। उन लड़कियों के सच बताने के बावजूद पुलिस वालों को उन ब्लैकमेलर तक पहुंचने में नाकामी का सामना ही करना पड़ा था। मगर फिर एक दिन गायब होने वाली लड़कियों में से एक हिम्मत वाली लड़की ने मौका पाकर किसी का मोबाइल हाथ में आते ही पुलिस का नंबर मिलाया और पुलिस को सब कुछ बता दिया। उसने पुलिस को कम शब्दों में ही इस कोठे के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो ट्रेन में किडनैप होने वाली लड़कियों में से एक लड़की है। पुलिस ने लड़की के बताए हुए कोठे पर जब अचानक से छापा मारा तो कोठा चलाने वाले सारे मर्द और औरतों को पकड़ लिया गया जो इस काम में शामिल थे और उन्हीं में से वो 2 मर्द भी शामिल थे जो ट्रेन में लड़कियों की इज्जत के साथ खेल रहे थे। कोठे में से वो सब लड़कियां मिल चुकी थीं जो ट्रेन पर यात्रा के दौरान किडनैप कर ली गई थीं। पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला कि वो एक ही परिवार था
जिसके मर्द और औरत मिलकर ये धंधा चला रहे थे। वो अपने पास के इलाकों की लड़कियों पर हाथ डालकर लोगों की नज़र में नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ट्रेन में यात्रा करने वाली लड़कियों को सिलेक्ट किया। वो बाद में उन लड़कियों से सारी इन्फॉर्मेशन लेते और फ़ोन पर ही सारा मामला तय करके उन लड़कियों को उनके शहरों के अय्याश मर्दों को बेचकर पैसा कमाने लगे थे। मगर फिर इस चीज़ से भी उनका पेट नहीं भरा, तो उन्होंने लड़कियों को किडनैप करके एक खुफिया कोठरी में बंद करना शुरू कर दिया। और जब लड़कियों की तादाद बढ़ने लगी तो उन्होंने उस कोठरी को बड़ा सा कोठा बनवा दिया और वहां पर लड़कियों को बेचना शुरू कर दिया और खूब सारा पैसा कमाने लगे। उस एक लड़की की हिम्मत ने सबको बचा लिया था। पुलिस ने उन सबको पकड़ लिया और लड़कियों का नाम किसी के भी सामने लाए बिना खामोशी से उन्हें उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया था। मैं इस सब के बाद भी अब ट्रेन में समोसे नहीं बेचना चाहता था। मैंने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने मेरी शादी के लिए जो मेरी पत्नी के लिए जेवर बनवाए थे वो बेचकर मुझे पैसे दे दिए और मैंने एक जगह पर एक छोटी सी दुकान खोल ली जिस पर मैं समोसे बनाकर बेचने लगा। मैंने ये काम गर्मियों में शुरू किया था। मैंने अपनी दुकान पर समोसे के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, नमकीन वगैरह हर चीज़ के आइटम रख लिए थे और इसी तरह से मेरी दुकान भी अच्छी चल रही थी। मेरी इस दुकान को बनाने पर उम्मीद से भी ज़्यादा मेरे पास पैसे आने लगे थे। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरी ज़िंदगी पलटकर रह गई थी। मेरे समोसे इतने फेमस हो गए थे कि लोग मेरी दुकान पर समोसे खाने के लिए आते थे। और फिर कुछ महीनों बाद जब मेरी आमदनी और ज़्यादा होने लगी तो मैंने छोटी सी दुकान को बड़ा सा कैंटीन कर लिया जहाँ पर लोग बैठकर समोसे और चाय पीने लगे थे और कोल्ड ड्रिंक के मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीते और आइसक्रीम के मौसम में आइसक्रीम खाते। और मैंने अपने कैंटीन में 2 नौकर भी रख लिए थे जो कस्टमर को समोसे सर्व करते हैं। अब धीरे धीरे मेरे घर के हालात भी बेहतर हो गए थे, सब कुछ ठीक हो गया था। इसी तरह से मेरी शादी भी एक अच्छी और समझदार लड़की के साथ हो गई। अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है और मैं अपनी फैमिली और पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।